हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, भारतीय एजुकेशन जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5, जो कि प्रश्नावली 1.2 में है। ठीक है। एंड प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यस, प्रश्न में दिया हुआ है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कि n प्राकृत संख्या है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ठीक है ना। तो n एक प्राकृत संख्या है, ये दिया हुआ है। 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। अब 6 की घात n, अब n यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हम n बराबर जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 1। ठीक है ना। और जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 2। और जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 3। और जब हम n बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 4। और जब n बराबर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 5। ठीक है, अब ये सभी 6 के घात n के रूप में है, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। तो जब हम 6 की घात 1 को हल करेंगे, 6 की घात 2 को हल करेंगे, 6 की घात 3 को हल करेंगे, 6 की घात 4 को हल करेंगे और 6 की घात 5 को हल करेंगे, तो हल करने के बाद जो यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर के इकाई अंक में क्या 0 होगा, यही हमें जांच करना है, यही हमें दिखाना है। ठीक है, कि 6 की घात जो n है, जब उसको हम हल करेंगे तो क्या इकाई अंक पर 0 आएगा या 0 आता है। ठीक है, तो यही हमें जांच करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसको हम हल करते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यस, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है, इसलिए n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हम n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब 6 की घात n। ठीक है, तो यहाँ पर हम n बराबर पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम n बराबर 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा 6 की घात 1। ठीक है, और 6 की घात 1 होता है 6। ठीक है, अब हम 6 का ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 3। ठीक है, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा 6 की घात 2। और 6 की घात 2 होता है 36। और 36 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, उसके बाद n बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर ये हो जाएगा 6 की घात 3, यानी कि 6 की घात 3 होता है 216। ठीक है, और 216 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर ये हो जाएगा
6 की घात 4। अब 6 की घात 4 होता है 1296, 1296, ठीक है। और 6 की घात 4 का अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 2 2 2 3 3 3 3, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों आप 6 की घात 5, 6, 7, 8 रख सकते हो, ठीक है। हमने फिलहाल अभी 4 तक ही रखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 की घात 1 यानी कि ये 6 की घात n के रूप में है ना। इसको हल करने पर 6 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके इकाई अंक में 0 नहीं है, राइट। और n बराबर 2 रखने पर यानी कि 6 की घात 2 जो 6 की घात n के रूप में है, इसको भी हल करने पर 36 प्राप्त होता है, जो कि इसके इकाई अंक पर 0 नहीं है, ठीक है। और n बराबर 3 रखने पर 6 की घात 3 जो कि 6 की घात n के रूप में है, ठीक है, 216 प्राप्त होता है। और 216 के इकाई अंक पर 0 नहीं है। ऐसे ही n बराबर 4 रखने पर 6 की घात 4 प्राप्त होता है, जो कि 6 की घात n के रूप में है, ठीक है। और इसको भी हल करने पर 1296 प्राप्त होता है और इसके भी इकाई अंक पर 0 नहीं है, ठीक है बच्चों। और इसके साथ आप देख सकते हो कि इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रूफ हो गया कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। चाहे आप 6 की घात कुछ भी लगा लो, 5 लगा लो, 6 लगा लो, 7 लगा लो, 8 लगा लो, 9, 10, 11, 12 इत्यादि। आप 6 की घात कुछ भी लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि जो भी संख्या प्राप्त होगी, जो भी आंसर आएगा, उसके इकाई अंक पर 0 नहीं होगा। और जब उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होंगे। 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ जो संख्याएं अंक 0 पर समाप्त होती हैं, यानी कि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 0 होता है, उनके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सबको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे, क्योंकि अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 होता है, ठीक है, में 5 होता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, यस, ये 10 है। अब 10 अंक 0 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है, 5 है ना। आप 20 ले लो, आप 20 के ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड। 20 के होंगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 20 के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 है, ठीक है। आप 30 ले लो, 30 के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15, 5 एकम 5, ठीक है। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि जो संख्याएं अंक 0 पर समाप्त होती हैं, यानी कि जिनके इकाई अंक में 0 होता है, उनके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है, ठीक है। और जिन संख्याओं के इकाई अंक में 0 नहीं होता है, यानी कि जो संख्याएं 0 पर अंक 0 पर समाप्त नहीं होती हैं, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, ठीक है।
यानी कि खाली 2 और 3 आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 होता है, जबकि 6 की घात n, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 और 3 के अतिरिक्त 2 और 3 के अतिरिक्त 5 नहीं है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि 6 की घात n यहाँ पर जितने भी हैं इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त 5 नहीं है। अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूफ हो गया, राइट। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।